Assalamu alaikum. This is Sabine Azizullah. Today is lecture number 14, स्टॉक थ्योरम। आज का लेक्चर में हम पार्ट 1 करेंगे और कल के लेक्चर में इसी को कंटिन्यू करके हम पार्ट 2 स्टॉक थ्योरम की ही एग्जाम्पल को आगे कंटिन्यू करेंगे। तो बेसिकली आज हमने ये देखना है कि स्टॉक थ्योरम क्या है और उससे रिलेटेड हम एक एग्जाम्पल देख लेंगे उसकी। हमने आज क्या करना है, हमने यूज स्टॉक थ्योरम टू डिटरमाइन एनालाइज द मोशन ऑफ अ वेक्टर फील्ड। वेक्टर फील्ड में हमने मोशन वेक्टर्स के देखने हैं। द आइडिया ऑफ स्टॉक थ्योरम इज सिमिलर टू ग्रीन थ्योरम। हमने ग्रीन थ्योरम का पहले डिफाइन कर चुके हैं, उससे रिलेटेड एग्जांपल भी कर चुके हैं। स्टॉक थ्योरम जो है वो सिमिलर है ग्रीन थ्योरम के। ये ग्रीन थ्योरम की डेफिनेशन थी। इसमें हमने क्या किया था कि ग्रीन थ्योरम को हम लोगों ने किस तरह से रिप्रेजेंट किया था। हमारे पास जो लाइन इंटीग्रल एफ ऑफ डी आर वो रिप्रेजेंट होगा एफ ऑफ डी एक्स प्लस जी ऑफ डी वाई। या फिर हम उसको इस तरह से भी कर सकते थे कि जो हमारे पास कर्व था उसको हमने किस में किया, हमने उसको किसी भी रीजन आर में कन्वर्ट किया और हमारे पास जो इंटीग्रल में आएगा फंक्शन जो था वो हमारे पास हुआ डावा जी अपॉन डावा एक्स माइनस डावा एफ अपॉन डावा वाई इंटू डी ए। ये हमने ग्रीन थ्योरम में पहले पढ़ चुके हैं। दिस टेल अस द नेट रोटेशन अलोंग सी। हमारे पास किसी भी अलोंग सी की जो रोटेशन है, किसी भी कर्व की रोटेशन है, वो बराबर होती है नेट रोटेशन इन रीजन आर, किसी भी रीजन आर में। जबकि स्टोक थ्योरम हमें कहता है कि हमारे पास जो रीजन आर है वो क्या बन जाएगी, कोई भी सरफेस एस इन स्पेस इन थ्री डायमेंशनल स्पेस अंडर द प्रॉपर कंडीशन। तो उसकी कंडीशन हमारे पास क्या है कि ये लाइन इंटीग्रल हमारे पास बराबर हो जाएगा डबल इंटीग्रल ऑफ सरफेस, सरफेस इंटीग्रल कर्ल ऑफ फंक्शन f इंटू एन डी एस। तो ये हमारे पास बेसिकली ये जो हमारे पास डेफिनेशन है ये हमारे पास है स्टोक थ्योरम। हमने इसको यूज करके स्टोक थ्योरम को अप्लाई करना है। दिस स्टेट द रिलेशन बिटवीन लाइन इंटीग्रल एंड सरफेस इंटीग्रल। इन ये किसके रिलेशन है, लाइन इंटीग्रल का और सरफेस इंटीग्रल का। It tells us the net rotation over the surface is equal to the net rotation on the boundary C. किसी भी बाउंड्री C की जो नेट रोटेशन है वो बराबर होती है किसी भी सरफेस की रोटेशन के बराबर। और यही ग्रीन थ्योरम में था कि हमारे पास किसी भी रीजन की नेट रोटेशन जो है, पूरी रोटेशन जो है वो हमारे पास बराबर होती है किसी भी बाउंड्री सी के बराबर। तो हमने ग्रीन थ्योरम में हमारे पास था रिलेशन डबल इंटीग्रल ऑफ रीजन आर एंड डबल लाइन इंटीग्रल ऑफ अ वेक्टर फील्ड। और यहाँ हमारे पास स्टोक थ्योरम में रिलेशन होता है लाइन इंटीग्रल एंड सरफेस इंटीग्रल के बीच। नेक्स्ट जो हमारे पास जो कंडीशन गिवन है कि स्टोक थ्योरम के लिए हमारे पास क्या कंडीशन होनी चाहिए, द वेक्टर फील्ड n must point the same direction as your right thumb, as your right fingers curl and point in the direct of the path of boundary C. This is called a positive orientation. हमने ओरिएंटेशन ग्रीन थ्योरम में भी पढ़ी थी। कंडीशन क्या है स्टोक थ्योरम की कि ये हमारे पास जो है ये बाउंड्री है, इसकी डायरेक्शन जो है और इसके जो ऊपर एन नॉर्मल वेक्टर है उसकी डायरेक्शन जो हो वो इस तरह से हो कि आप लोग ये देख रहे हैं। हम इसको डिफाइन करेंगे इस फिगर के साथ कि ये हमारे पास जो हमारी फिंगर्स का कर्ल है वो किस डायरेक्शन में आ जा रहा है, उसी तरह ये हमारे पास इस फील्ड की जो डायरेक्शन है वो भी इसी तरह से जा रही है एंटी क्लॉकवाइज। जो हमारे पास फिंगर की डायरेक्शन है वो हमारे पास किस तरह से एंटी क्लॉकवाइज, और इसी तरह ये फील्ड की बाउंड्री की जो डायरेक्शन है वो हमारे पास किस तरह से है, एंटी क्लॉकवाइज है। और जो नॉर्मल एन है वो हमारे पास किस तरह से, जिस तरह से हमारे पास थंब की डायरेक्शन होगी, ये अपवर्ड है तो ये भी अपवर्ड होगी। तो ये अगर इस तरह की हमारे पास ओरिएंटेशन है तो वो ओरिएंटेशन क्या कहलाएगी, पॉजिटिव ओरिएंटेशन। और इस कंडीशन में हम लोग स्टोक थ्योरम को अप्लाई कर सकते हैं। तो ये डेफिनेशन होगी हमारे पास स्टोक थ्योरम की।
अब if S is an oriented surface with unit normal vector n with a smooth closed boundary with a positive orientation, फंक्शन हमारे पास है उस बाउंड्री पर f is equal to f g h with f g and h have continuous partial derivative, then हम इस फंक्शन को किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं? हमने ये पहले पढ़ा है कि हमारे पास जो लाइन इंटीग्रल है वेक्टर फील्ड में f ऑफ डी आर स्टोक्स थ्योरम में वो बराबर होगा डेल क्रॉस f इंटू डॉट प्रोडक्ट ऑफ एन डी एफ। तो ये हम इसको फर्दर इस तरह से भी लिख सकते हैं कि ये हमारे पास है डेल क्रॉस एफ का मतलब हमारे पास है कर्ल ऑफ एफ इंटू एन डी एस, और कर्ल ऑफ एफ इंटू एन डी एस हमारे पास बराबर है कर्ल ऑफ एफ। और यहाँ हम एन की जगह हम जो हमने ग्रीन थ्योरम में जिस तरह से अप्लाई किया था वो हमने क्या किया था, माइनस जी ऑफ एक्स इंटू एक्स वाई माइनस जी ऑफ वाई इंटू एक्स वाई कॉमा 1 DA। ये डेफिनेशन हमारे पास पीछे ग्रीन थ्योरम में हम लोग इसको डिफाइन कर चुके हैं। तो ये हमारे पास आएगा NDS की जगह और ये हमारे पास कर्ल F आएगा, मतलब डेल क्रॉस F। This is a flux integral. The line integral around the boundary equal the flux of the curl. तो इस डेफिनेशन को यूज करके हमने फर्दर एग्जांपल्स हमने सॉल्व करनी है। हमारे पास ये एग्जांपल थी कि हमारे पास एफ ऑफ डी आर जो लाइन इंटीग्रल है उसको हमने बराबर किया, वो बराबर है डेल क्रॉस एफ इंटू एन डी एस। और डेल क्रॉस एफ का मतलब हमारे पास ये है कर्ल ऑफ एफ, डेल क्रॉस एफ का मतलब हमारे पास है कर्ल ऑफ एफ इनटू एनडीएस। और एनडीएस में हम लोग पहले ग्रीन थ्योरम में ये डिफाइन कर चुके हैं कि अगर हमारे पास ओरिएंटेशन किस तरह से होगी, ओरिएंटेशन डिपेंड करता है ओरिएंटेशन पे। तो ये हमारे पास फार्मूला है एन डी एस का माइनस जी ऑफ एक्स वाई माइनस जी ऑफ वाई इंटू एक्स वाई और कॉमा 1 और डी एस हमारे पास आ जाएगा डी ए। इसको हम कहते हैं फ्लक्स इंटीग्रल, या फिर हम ये भी कहेंगे कि लाइन इंटीग्रल जो है अराउंड द बाउंड्री इक्वल होता है फ्लक्स ऑफ द कर्ल के। फर्दर इससे रिलेटेड एग्जाम्पल, evaluate line integral of f of dr where function हमारे पास given है -1/2 y square comma x comma z square and c is the intersection of the plane y plus z is equal to 4 and the cylinder x square plus y square is equal to 1. Assume all conditions of Stokes theorem have been met. यहाँ हमें पता है कि हमारे पास यहाँ गिवन है कि हमारे पास जितनी भी स्टोक्स थ्योरम की जो कंडीशंस है वो हमारे पास सेटिस्फाइड है। तो हमने क्या करना है, हमने इस पे स्टोक्स थ्योरम को अप्लाई करना है और लाइन इंटीग्रल को फाइंड आउट करना है। तो हमारे पास जो फॉर्मूला तो हमने पिछली स्लाइड में देखा है, हमारे पास था कर्ल ऑफ एफ माइनस जी ऑफ एक्स वाई माइनस जी ऑफ वाई एक्स वाई जी ऑफ वाई इंटू एक्स वाई कॉमा 1 डी ए। तो हमने पहले कर्ल ऑफ एफ मालूम करना है। कर्ल ऑफ एफ का मतलब डेल क्रॉस एफ, डेल और एफ का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। डेल हमारे पास होता है डिफरेंशियल ऑपरेटर और फंक्शन हमारे पास गिवन है, फंक्शन हमारे पास गिवन है एफ जी एच का। एफ है हमारे पास -1/2 वाई स्क्वायर, जी हमारे पास है एक्स और एच है हमारे पास जेड स्क्वायर। तो जब हम इसका क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे तो हमारे पास आई जे के कोऑर्डिनेट में आएंगे डावा अपॉन डावा एक्स और जी -1/2 वाई स्क्वायर, जे में हमारे पास आएंगे डावा अपॉन डावा वाई इंटू एक्स एंड डावा अपॉन डावा जेड जेड स्क्वायर। इसका डिटर्मिनेंट लेंगे, पहले हम लोग लेंगे आई के रिस्पेक्ट से, तो हमारे पास ये आएगा डावा अपॉन डावा वाई इंटू जेड स्क्वायर माइनस डावा अपॉन डावा जेड इंटू एक्स। मतलब ये पूरी जब हम इसको y की रिस्पेक्ट से करेंगे तो ये 0, जब हम इसको z की रिस्पेक्ट से करेंगे x को तो ये टर्म 0। अब हम आएंगे माइनस जे की तरफ, जब जे से हम रिस्पेक्ट से करेंगे तो हमने करना है डावा अपॉन डावा एक्स इंटू जेड स्क्वायर ये टर्म 0 माइनस डावा अपॉन डावा जेड इंटू -1/2 वाई स्क्वायर। जब इसको हम z की रिस्पेक्ट से करेंगे तो ये टर्म भी 0। जब हम k की रिस्पेक्ट से करेंगे हमारे पास तो ये हो जाएगा डावा अपॉन डावा x इंटू एक्स मतलब 1
माइनस डावा अपॉन डावा y माइनस 1/2y, तो ये बराबर हो जाएगा y के। हमारे पास बनेगा डावा अपॉन k का, हमारे पास आएगा डावा अपॉन डावा x इंटू x माइनस हमारे पास y का आएगा डावा अपॉन डावा y, ये हमारे पास आएगा माइनस 1/2y y स्क्वायर, ये हमारे पास आएगा k का। तो जब हम x को करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 1, और जब इसको करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 2y स्क्वायर है, y स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा 2/2 y। मतलब हमारे पास जो आंसर आएगा वो हमारे पास आएगा, हमारे पास पहले का आई कोऑर्डिनेट में हमारे पास आएगा 0, y में हम जे में हमारे पास आएगा 0, और k में हमारे पास आएगा 1 प्लस y। ये हमने निकाल लिया कर्ल। अब हमने क्या फाइंड करना है, हमने इसको फाइंड करना है, हमारे पास जो एक्स वाई है उसको विद रिस्पेक्ट टू एक्स देन विद रिस्पेक्ट टू वाई फाइंड करना है। तो हम इसको नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं किस तरह से करना है। हमने हमारे पास कर्ल ऑफ एफ हमारे पास आया 0,0,1 प्लस वाई, z हमारे पास है 4 माइनस वाई, z का मतलब है g ऑफ एक्स वाई, तो ये हमारे पास है 4 माइनस वाई, और ये हमने कहाँ से फाइंड किया है, हमारे पास वैल्यू थी y प्लस जेड इज इक्वल टू 4, तो z इज इक्वल टू 4 माइनस वाई, मतलब g ऑफ एक्स वाई को हम बराबर लेते हैं z के, तो हमारे पास g ऑफ एक्स वाई जो है वो बराबर है 4 माइनस वाई के। अब इसको हमने g ऑफ एक्स वाई को हमने करना है विद रिस्पेक्ट टू x। जब हम विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे तो यहाँ कोई टर्म x की नहीं है, तो ये टर्म पूरी हो जाएगी 0 के। अब हमने करना है विद रिस्पेक्ट टू y, तो जब हम इसको y की रिस्पेक्ट से करेंगे तो यहाँ हमारे पास आएगा -1। तो यहाँ हमारे पास आएगा -1, ये माइनस ऑलरेडी है, माइनस माइनस +1, यहाँ पे आएगा 1,1। बेसिकली हमने मालूम क्या किया, हमने इसको विथ रिस्पेक्ट टू y डिफ्रेंशिएट किया। जब हमने इसको y की रिस्पेक्ट से किया तो ये हो जाएगा -1 और ये माइनस मल्टीप्लाई होंगे तो हमारे पास आएगा 1,1 इंटू डी। अब इसका हमने डॉट प्रोडक्ट लेना है, 0 इंटू 0 0, 0 इंटू 1 1, 0, 1 प्लस वाई इंटू 1 इंटू 1 प्लस वाई इंटू डी। अब हमारे पास हमने इसको क्या करना है, हमें पता है कि हमारे पास जो फंक्शन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ये हमारे पास जर्नल शो कर रहा है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ सर्कल को। एक्स स्क्वायर प्लस 1 हमारे पास क्या है, हमारे पास जर्नल स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ सर्कल है। तो हमने इस कोऑर्डिनेट, हमारे पास जो ये इंटीग्रल है इसको हमने किस में कन्वर्ट कर देना है, पोलर कोऑर्डिनेट्स में। तो पोलर कोऑर्डिनेट्स में हमारे पास क्या हो जाएगा, हम लिख देंगे, हमारे पास फंक्शन था 1 प्लस वाई, तो 1 की जगह 1 प्लस वाई की जगह हमारे पास होता है वाई बराबर होता है हमारे पास r साइन थीटा के, तो y की जगह हम लिख देंगे r साइन थीटा। पोलर कोऑर्डिनेट में dA की जगह एरिया जो है वो हमारे पास हो जाता है r dr d थीटा, ये हम ऑलरेडी ये पढ़ चुके हैं।
और हमारे पास अब लिमिट हमने किस तरह से करनी है, हमें पता है पोलर कोऑर्डिनेट्स में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जो है वो बराबर होता है आर स्क्वायर के। तो आर स्क्वायर हमारे पास क्या है 1, इट्स मीन हमारे पास आर की वैल्यू क्या होगी 0 से 1। और थीटा हमारे पास सर्कल है, हमारे पास ये स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ सर्कल है, तो इसका मतलब हमारे पास जो थीटा की रोटेशन होगी वो हमारे पास क्या होगी 0 से 2 पाई। इस तरह से हमने इसकी लिमिट लिखी, इसके फंक्शन को हमने पोलर कोऑर्डिनेट में कन्वर्ट कर लिया। अब हमने इसका इंटीग्रल फाइंड आउट करना है। तो पहले हम करेंगे आर की रिस्पेक्ट से, पहले आर को मल्टीप्लाई किया, ये हमारे पास हो गया फंक्शन आर प्लस आर स्क्वायर साइन थीटा डी आर डी थीटा। अब इसको आर की रिस्पेक्ट से करेंगे तो लिमिट लगाएंगे 0 से 1, और जब थीटा की रिस्पेक्ट से करेंगे तो लिमिट हमारे पास लगाएंगे 0 से 2 पाई। तो हमारे पास आंसर क्या आया फाइनली पाई। तो बेसिकली हमने स्टोक्स थ्योरम में क्या कंडीशन अप्लाई करनी है, हमारे पास जो बेसिक फॉर्मूला है हमारे पास स्टोक्स थ्योरम का वो हमारे पास है ये। इस फॉर्मूला को हमने यूज करना है, हमने अपनी एग्जांपल्स में अप्लाई करना है। तो आज के लेक्चर में हम इतना ही करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में हम कंटिन्यू करेंगे स्टोक्स थ्योरम को ही और इससे रिलेटेड डिफरेंट एग्जांपल्स को।